morning. I am Dr. Rajiv Ranjan, pediatrician Noida, associated with Motherhood Hospital, Noida. दोस्तों आज हम वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन फैक्ट्स वर्सेस मीथ का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था वैक्सीन्स क्या होता है, वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, वैक्सीन्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और आज हम इस दूसरे भाग में आपको वैक्सीन्स के टाइप्स के बारे में बताएंगे, उनके लेने के समय के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों बच्चों की वैक्सीन जो है वो पहले हॉस्पिटल में डिलीवरी के वक्त ही चालू हो जाती है, जहां हम BCG जो कि ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए होता है, हेपेटाइटिस बी और ओरल पोलियो की वैक्सीन देते हैं। दोस्तों इसके बाद जो वैक्सीन होते हैं वो 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स के मुख्य वैक्सीन होते हैं। ये वैक्सीन दो प्रकार के होते हैं। एक DPT ग्रुप होते हैं जिसमें मेनिंजाइटिस, इंजेक्शन पोलियो और हेपेटाइटिस बी शामिल होता है। ये दो प्रकार के वैक्सीन होते हैं। ज़्यादातर आपको सुनने को मिलता है पेनलेस पेनफुल वैक्सीन। तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। पेनफुल वैक्सीन में होलसेल कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से बच्चे को ज़्यादा तेज बुखार आता है, लेकिन यह ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके इफेक्ट्स लॉन्ग टर्म होते हैं, जबकि पेनलेस वैक्सीन थोड़े से एसेलुलर कंपोनेंट होने की वजह से वो दर्द तो ज़्यादा नहीं देते, परंतु उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो हमारी सलाह होती है कि हमें पेनफुल वैक्सीन लेने चाहिए। इसके अलावा दूसरा वैक्सीन निमोनिया का वैक्सीन होता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन। दोस्तों ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक वैक्सीन जिसमें 10 सेरोटाइप्स कवर होते हैं, दूसरा वैक्सीन जिसमें 13 सेरोटाइप्स कवर होते हैं। तो 10 सेरोटाइप्स जिसमें 3, 6 और 19 सेरोटाइप्स उपलब्ध नहीं होते हैं, इस वजह से हमें 13 प्रेवेनार्ड 13 या न्यूमोकोकल PCV 13 को चुनना चाहिए, जिसका कवरेज ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा सेरोटाइप्स कवर होते हैं। आपको पता होगा कुछ वर्ष पहले डायरिया जो कि बच्चों का एक मुख्यतः बीमारी थी जिससे काफ़ी हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं, परंतु रोटा वायरस वैक्सीन आने के बाद ये हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या काफ़ी कम हो गई या न के बराबर है। आज हम बच्चों को रोटा वायरस के ओरल ड्रॉप्स पिलाते हैं, जिससे बच्चे इस बीमारी से पूर्णतः स्वस्थ और दूर रहते हैं। तो वैक्सीनेशंस कितनी परेशानियां और कितनी चीज़ों को सॉल्व करते हैं ये आप समझ सकते हैं। हमें वैक्सीनेशन के लिए अपने पेडियाट्रिशियन से उपयुक्त सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद की वैक्सीन हमारे 6 मंथ्स में चालू होते हैं, जहां हम इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड की वैक्सीन देते हैं। 9 मंथ्स में MMR की वैक्सीन पड़ती है और मेनिंगोकोकल वैक्सीन भी पड़ती है। आगे 1 साल, 15 महीने, 18 महीने और 24 महीने, ये 3 पार्ट हैं जहाँ पे हम बाकी वैक्सीन करते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस A, चिकन पॉक्स मुख्यतः वैक्सीन शामिल होती है। टाइफाइड की वैक्सीन आजकल 6 मंथ्स में ही देते हैं। ये नया रिकमेंडेशन है। पहले टाइफाइड की वैक्सीन 2 साल पे दिए जाते थे। टाइफाइड की वैक्सीन की गैप जो होती है 2 साल के बाद हर 3 साल पे होती है। इसके अलावा एक और वैक्सीन है जो कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है। हर लोग का प्रश्न होता है डॉक्टर साहब इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम आपको बता दें कि कोई भी वैक्सीन आपको सिर्फ लाभ देती है, उससे कोई नुकसान नहीं है। और हर बार जब इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन आती है कंपनी के द्वारा, उसमें नए स्ट्रेन शामिल होते हैं जो आपके नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर के उसको देखते हुए बनाई जाती है कि कौन सा स्ट्रेन अभी ज़्यादा एक्टिव है। तो मैं एक बार फिर आप सभी से आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिलाएं। यह आपको बच्चे को स्वस्थ रखने में काफ़ी लाभकारी होती है। और जब आप अपने पेडियाट्रिशियन से मिले, बच्चों से जुड़े तमाम प्रश्न करें, अपनी सारी दुविधाओं को दूर करें। ये वैक्सीनेशन आपका एक रेगुलर चेकअप के दौरान ही होता है, इससे आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। सो दोस्तों, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, दैट्स लाइफ। थैंक यू।